लास्ट स्लाइड में आके मेरा वाईफाई बंद हो गया था। तो मैं आप लोग को एक लास्ट स्लाइड इंश्योरेंस का बचा हुआ था तो पहले कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हमारा नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहला जो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इसका लास्ट स्लाइड बचा था, वो है बैंक का इंश्योरेंस। कल के डेट में जब आप लोग बैंक वगैरह ज्वाइन करें तो आप में से कोई भी कल बैंक अगर ज्वाइन करा है तो बैंक में जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की जाती है, हर इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक का इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में सेल की जाती है। बैंक का इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में सेल की जाती है कहने से मेरा मतलब ये है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लेती है, पार्टनरशिप कर लेती है। इसमें देखिए, जैसे आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई अपनी खुद का इंश्योरेंस बेचता है जिसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आईसीआईसीआई का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, बैंक का पार्ट नहीं है। क्या आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अलग से कंपनी देखे हैं? हाँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अलग से कंपनीज भी हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस करती है। साथ के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या कर लिया है, अपने आईसीआईसीआई बैंक के साथ क्या कर लिया है, मर्जर कर लिया, टाई अप कर लिया है, काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप कर लिया है। अब इस पार्टनरशिप के तहत उन लोग क्या करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के जो भी बंदे रहेंगे, जो भी पर्सन रहेगा उस बैंक में, जो भी काम करता होगा, चाहे वो कैशियर हो, चाहे वो सीएसओ हो यानी कस्टमर सर्विस ऑफिसर हो, चाहे वो सीएसएम हो, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो, एनीवन, जो भी कोई भी वहां पे काम कर रहा हो, उस पर्सन को इंश्योरेंस बेचना है तो आईसीआईसीआई के साथ टाई अप है, तो आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट बेचेगा। इस प्रोडक्ट को बेचने से देखो, इसमें इन हाउस और आउट हाउस कॉन्सेप्ट होता है। इन हाउस प्रोडक्ट रहेगा यानी जिस बैंक का है उसी बैंक का इंश्योरेंस पॉलिसी भी रहेगा, तो उनको मुनाफा ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ कोई अनम्यूट करके। ज्यादा होगा सर। ठीक। आउट हाउस रहेगा तो उसको हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कमीशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन हाउस प्रोडक्ट होने से फायदा क्या हो जाता है कि आईसीआईसीआई अपना ही प्रोडक्ट, भले वो सिस्टर कंसर्न कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करके अलग से कंपनी चला रहा है, बट अपना ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उसका जनरल इंश्योरेंस का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उसका लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट का है। तो उसने क्या किया, अपने सारे कस्टमर्स को अपने ही बैंक का देने लगा, तो उसको अननेसेसरी किसी अदर कंपनी को कमीशन नहीं पे करना पड़ा, जैसा कि एक्सिस बैंक को करना पड़ता है। एक्सिस बैंक के पास अपने खुद का इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके रखा है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्सिस बैंक को कमीशन देना पड़ता है। मान लो ₹1,00,000 का किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा, तो एक्सिस बैंक को सिर्फ और सिर्फ 40 या 30% फायदा मिलता है, वेटेज मिलता है, बाकी 80% मार्जिन ले जाता है मैक्स लाइफ। जो भी कमीशन का अमाउंट होगा, यानी 1 लाख के में मान लो अगर 30% कमीशन बन रहा है यानी 30,000 रुपया बन रहा है, तो उस 30,000 रुपया का 20,000 रुपया, मतलब 30%, 30,000 का 30% यानी 9,000 रुपया एक्सिस को मिलेगा और 21,000 रुपया मैक्स लाइफ को मिलेगा। लेकिन यही अगर सेम इन हाउस प्रोडक्ट रहता है तो उसमें लगभग 80 से 90% कंपनी को मिलता है, 10% मेंटेनेंस में जाता है। ये है बैंक का इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। बैंक का इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपली जब एक बैंक किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से पार्टनरशिप कर लेता है और उसको पार्टनरशिप होने के बाद उस प्रोडक्ट को जब अपने बैंक में ही सेल आउट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस। जनरली इंश्योरेंस कंपनी में जो जाएंगे आप, कोई भी पर्सन इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए, तो जो एजेंट वगैरह रहते हैं वो आपको प्रोडक्ट समझाते हैं। बैंक में क्या होता है, जो बैंक के स्टाफ रहते हैं, टेलर हो गया, कैशियर हो गया, मतलब कैशियर को ही टेलर बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर हो गया, डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर हो गया, सेलेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, जितने लोग होंगे वही सब लोग आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज बताएंगे, बेचेंगे, समझाएंगे। उनको इसका ह्यूज टारगेट रहता है। क्यों ह्यूज टारगेट रहता है? क्योंकि उनका टाई अप हुआ है किसी एक कंपनी से। टाई अप क्यों हुआ है? पैसा कमाने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, साथ में पैसा कमाने के लिए। तो उस टाई अप को सक्सेसफुल रखने के लिए उस कंपनी का प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करना आवश्यक है। तो ये होता है बैंक का इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया बैंक का इंश्योरेंस? इस स्लाइड तक
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 नॉन बैंकिंग सर्विसेज। है किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये इन हाउस और आउट हाउस तो क्लियर है, बट ये बैंक का इंश्योरेंस मतलब पर्टिकुलर किस चीज को बोलते हैं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बैंक का इंश्योरेंस ये होता है भाई कि आप एक बैंक में काम कर रहे हो, आपकी एक बैंक की कंपनी है, आप अपने बैंक में खुद अपने लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बनाए हो, अपने कस्टमर्स के लिए आप नहीं सेल कर पाए हो। आईआरडीए से मान लो आपको लाइसेंस नहीं मिला। आईआरडीए कौन है? सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने का लाइसेंस देती है। मान लो किसी कारणवश आपकी कंपनी को आईआरडीए का लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन इंश्योरेंस प्योर रिवेन्यू प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा कमाई होता है बैंक को इंश्योरेंस सेल करके। बैंक ने बोला अब मैं क्या करूं? बैंक ने बोला कोई बात नहीं, हमें प्राइवेट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप कर लेते हैं, उसका इंश्योरेंस बेचेंगे। उन्होंने टाई अप कर लिया। अब बाहर की कंपनी लाया तो आउट हाउस हो गया। सेम कंपनी, आपको लाइसेंस भी मिल गया, आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इन हाउस हो गया। जब हम बाहर की कंपनी से जनरली टाई अप करते हैं तो उसको बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं। अब आया समझ में? यस सर। और कोई? चलो, तो फिर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम नहीं है सो आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 नॉन बैंकिंग सर्विसेज। इस यूनिट में जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिट ऑफ कंफ्यूजिंग है, ठीक है? तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्लियर रखना, मैं भी शुरू से वैसे ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा स्लाइटली आराम आराम से सारी चीजों को सुनना, ठीक है? नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट में हम लोग 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हायर परचेज के बारे में पढ़ेंगे, एक लीजिंग के बारे में पढ़ेंगे, लीज के बारे में, एक फोरफिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और एक फैक्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज ये चारों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज पूरे दिन में, है ना? ये चारों कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सी चीजें हैं। मैं पहले स्टार्ट करूंगा आप लोगों से। कोई मेरे को इन चारों में से कोई भी वर्ड सुना होगा या जान रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो। सर एक बार वर्ड्स रिपीट कर दीजिए तो। हाँ, पहला है मैम हायर परचेज, दूसरा है लीज, तीसरा है फोरफिटिंग, चौथा है फैक्टरिंग। सर हायर, इसमें से जो लीज वर्ड है वो शायद जैसे कि कंपनी जैसे सीएसबी लोगों को क्वार्टर्स प्रोवाइड कराती है, तो जैसे कभी कभी वो क्या होता है कि मान लो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए वो लीज पर बेच देते हैं, तो लोग उतने ही साल के लिए उसको खरीदते हैं। जब लीज का टाइम खत्म हो जाता है देन वो घर वापस कंपनी के हो जाते हैं, ऐसा कुछ शायद होता है। गुड गुड, सही बोल रहे हो। और कोई? सर फॉर फीचर का, जैसे शेयर्स के मामले में, जैसे अपन जैसे किसी को जब अलॉट करते हैं शेयर्स और वो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर मनी नहीं दे पाता है तो फिर उसके शेयर्स को फॉरफिट मतलब जब्त कर लेते हैं, और फिर अगर वो दे पाता है तो ठीक है, वरना उसको फिर रीइश्यू करते हैं किसी और को। अच्छा ठीक है। जनरली मैम ये ना ट्रेड में यूज होता है, शेयर्स में शायद यूज होता है, यानी मेरे मेरे नॉलेज के हिसाब से, बट लेट्स सी, वी विल सी दैट। और कोई? सर हायर परचेज, कभी भी कोई से सामान ले लेते हैं फिर बाद में उसका मतलब डाउन पेमेंट पे ले लेते हैं और बाद में इंस्टॉलमेंट्स के साथ पे करते हैं, उसको हायर परचेज बोलते हैं। गुड। और कोई? चलो, मतलब आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया है कि क्या ये वर्ड्स होते हैं, या जिनको नहीं है उन लोग अब मैं बताऊंगा तो आ जाएगा। हम लोग बहुत इत्मीनान से समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आज हम पूरे दिन भर में यही यूनिट करने वाले हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आज इसके लिए पूरा डेडिकेट किया है। और फिर लास्ट में हम लोग करीबन 20-25 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ठीक है? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेज से।
अब मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, मान लो आप में से कोई भी एक व्यक्ति, लेट मी सी कौन कौन है, हम लोग 73 लोग हैं ना, तो अखिल कोई दिख रहा है मेरे को सामने में, चलो अखिल नाम के कोई व्यक्ति हैं और इनको अपने नाम से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मशीनरी बनाएंगे, नट बुलेट बनाएंगे, बोल्ट बनाएंगे आपका, और कुछ छोटे मोटे आरी वारी बनाएंगे। इन सब का ये एक मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए ध्यान से समझना ना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए अखिल को मशीन की जरूरत है। कौन से मशीन की जरूरत है? लेथ मशीन करके नाम है, कोई मैकेनिकल वाला होगा शायद, जान रहा हूँ। लेथ मशीन करके जरूरत है, ठीक है। आयनिंग मशीन, ऐसे बहुत से मशीन है, एक लेथ मशीन की जरूरत है जिससे वो क्या कर सके, नट वट बनाने के लिए उसको प्रॉपर डिजाइन दे सके, एक मशीन की जरूरत है समझो। अखिल न्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, और ही एट प्रेजेंट उनके पास अभी उतना सारा पैसा नहीं है, जस्ट न्यूली बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। अब अखिल को लगा कि दादा इतना पैसा तो है नहीं। अब वो मार्केट निकल के वो दुकान से दुकान घूमे और प्राइस पता करे तो उनको समझ में आया कि इस पर्टिकुलर मशीन का दाम है 1 करोड़ रुपया या 75 लाख रुपया, जैसा कि ये एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे कि 1 करोड़ रुपया या 75 लाख रुपया ही मान लो, चलो उसका दाम है करके। अब ये बोले कि इतना महंगा का तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस रिसेंटली, या फिर पुराना भी बिजनेस होगा तो आई डू नॉट हैव दैट मच मनी कि मैं उतना पे कर सकूं। मेरे पास अभी उतना सामर्थ्य नहीं है क्योंकि मेरे को और भी 10 चीजें देखनी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब इन्होंने दिमाग लगाया तो उन्होंने बोला, बिजनेसमैन जिनसे ये अखिल जहाँ गए थे, कि सर आप इसको हायर परचेस कर लीजिए ना। हायर परचेस कहने से मतलब है, उन्होंने इसको बोला कि आप एक पर्टिकुलर डाउन पेमेंट दे दें, जैसे कि एक मैडम अभी बता रही थी, कितना दे दें, 20 से 25% के बीच में दे दें। बाकी की जो किस्त है आप इंस्टॉलमेंट में पे करते रहिएगा। आप मेरे को 20 से 25% डाउन पेमेंट दे दें, यानी 75 लाख है, आप मेरे को 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो, 60 लाख रुपया बच गया दादा। 60 लाख को आप मान लो, हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको बोलेंगे हायर परचेस एग्रीमेंट, यानी अखिल और जो लेथ मशीन बेचने वाला है वो दोनों भी आपस में एक एग्रीमेंट कर लिए कि अखिल उसको 15 लाख रुपया इमीडिएट देगा, और आपस में उन दोनों क्या कर लिए, एक प्रकार का एग्रीमेंट कर लिए। और एग्रीमेंट करने के बाद इन अखिल उसको पर्टिकुलरली EMIs में कह लो, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कह लो, पैसे पे करेगा। जब तक अखिल लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, जब तक, कंफ्यूज नहीं होना, अखिल लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, अखिल के पास ओनरशिप नहीं आएगी। किसकी ओनरशिप नहीं आएगी? मशीन की। मशीन का सिर्फ पोजेशन आएगा। पोजेशन और ओनरशिप, ये दो वर्ड को समझो आप। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। अभी मालिकाना हक किसके पास है? बताओ अनम्यूट करके। कंपनी के पास। कंपनी के पास है। और पोजेशन का मतलब क्या होता है? कोई हिंदी में बताओ, मेरे को वर्ड नहीं पता हिंदी का। पोजेशन का मतलब अधिकार, यूज करने का अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बात ये हुई कि मान लो मैं कोई एक सामान लिया और मैं उसका इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। जैसे कि हम लोग EMI में फोन लेते हैं, EMI में फोन लेते हैं तो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स उसके पे करते रहते हैं। मालिकाना हक हम लोगों को लगता है हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास खाली पोजेशन आया है, यूज करने का अधिकार आया है। लेकिन जब मान लो हम लोग बीच में इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिए तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आके हमको पकड़ लेगी और हमारा EMI अच्छे से वसूल लेगी और सामान वापस ले लेगी, जब्ती मार देगी बोलते हैं। जनरली फोन ओन के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन बड़े मशीनों के केस में ऐसा होता है कि आपने एक मशीन लिया, क्यों लिया? आप नट और बोल्ट बनाएंगे करके लिया, आपने उसको 20-25% इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे किया, बाकी पैसे को आपको मान लो 2 साल के अंदर 5-5 लाख 4-4 लाख करके आपको कमा कर अपने, मतलब उसकी मशीन लियो दादा, आप मशीन को यूज कर रहे हो, उससे कमा रहे हो, कमा के आप उसको पैसे लौटाने। तो इस चीजों में
जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, आखिरी अमाउंट नहीं दे देता, तब तक ओनरशिप इसके पास ट्रांसफर नहीं होगा। अब मान लो आखिरी इंस्टॉलमेंट में ये पे कर दिया, कौन? अखिल। तो मशीन का यूज भी यही कर रहा था, अब मशीन का मालिक भी बन जाएगा अखिल। नहीं तो अभी तक मशीन का मालिक कौन था? कंपनी वाला था। किसी भी दिन डिफॉल्टर मारता कि मैं पैसा नहीं दूंगा करके, तो कंपनी वाला आके मशीन खींच के ले जा सकता था। लेकिन अब मशीन को कोई अखिल से ले जा सकता है क्या? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, कोई नहीं, क्योंकि अखिल ने 20-25% डाउन पेमेंट किया। कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के हिसाब से इसने प्रॉपर टाइमली अपने अमाउंट, ड्यू अमाउंट पे किया। सो अखिल इज नाउ फ्री टू यूज द मशीन एज वेल एज प्रोड्यूस एज मच एज रेवेन्यू ही वांट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट हायर परचेज का। किसी को इसमें डाउट है क्या, ये बताओ पहले, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अनिल खुराना wants to purchase an expensive machinery of manufacturing unit. The cost of machine is 75 lakhs. He does not have enough finance to purchase the machinery on his own. Approaches to a finance company. यार he approaches to a finance company. They offer him where Ani can use the machinery and can pay the value in installments. Where he pays the last installment, the ownership of the machinery will be transferred to his name. The above agreement is called hire purchase. Hire purchase agreement किस सन में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यू शुड रिमेम्बर 1972 में हायर परचेस एग्रीमेंट आया था। ठीक है, हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है समझ में आ गया। हायर परचेज एग्रीमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग जाएं, डेफिनेशन रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्योर गारंटी है कि अगर आप एश्योरिटी नहीं है, यहाँ पे ना वर्ड एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हम लोग गारंटी बोल रहे हैं कि अगर आप पूरे इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो आपको मशीन की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ रिलेशन टू एनी हायर परचेसर एग्रीमेंट means a contract whereby a person guarantees the performer of all the higher obligation under the hire purchase agreement. इतना ये डिफिकल्ट वर्ड्स में, लॉ वर्ड्स में मत जाओ, सिंपली याद रखो आपने कोई सामान लिया, 20-25% डाउन पेमेंट किया, उसको यूज कर रहे हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी। कब आया था ये हायर परचेज एग्रीमेंट? 1972 में आया था। हायर परचेज एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरिटी नहीं बोलते, गारंटी भी कहते हैं। इतना याद रखना है आप लोगों को। अब हायर परचेस एग्रीमेंट डिफरेंट कैसे है सेल से, कोई मेरे को बता पाएगा क्या? किसी को कोई नॉलेज हो प्लीज बताएंगे, मेरे को हेल्प करेंगे। अनम्यूट करके बोलो ना यार, आप लोग शर्माओ मत, बोलो, गलत बोलोगे और क्या होगा। शेयर से, सेल से मैडम, सेल्स, हाँ सेल करते हैं ना हम लोग, उससे अच्छा। कैसे अलग है? सर तो सेल्स में हम लोग तुरंत ऐसे उसका पूरा पेमेंट ले सकते हैं, और हायर परचेस में मींस इन फ्यूचर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स के लिए रहता है वो। नहीं, सेल में भी तो हम लोग फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, फोन लेते हैं ना ईएमआईज में। अच्छा सर, उस सेल्स में पोजेशन या और ओनरशिप पूरा उसके पास चला जाता है सेल्स में। वेरी गुड। सेल करते साथ जहां हम कोई सामान खरीदे या बेचे, इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए मैं बीच में फोन का एग्जांपल देते देते रुक गया, क्योंकि मेरे को याद आया कि उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना, क्योंकि आप पूरे उपभोग करने लग जाते हो उसको। तो जनरली होता क्या है, जो सेल होता है उसमें आपकी ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। जनरली हम लोग पूरा पैसा पे कर देते हैं, नहीं तो हमारा क्रेडिट कार्ड से स्वैप हो जाता है पूरा पैसा। ईएमआई हम क्रेडिट कार्ड कंपनी की पे करते रहते हैं, ना कि ओनर की। ओनर को पैसा पूरा मिल जाता है। ये अमेजोन से कोई सामान खरीदते हैं, हम लोग अमेजोन कंपनी से ईएमआई नहीं चलवाते रहते, हम लोग चलवाते हैं ईएमआई एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अपने बैंक से चलवाते रहते हैं। लेकिन हमारा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक हमारे बिहाफ में
पूरा पैसा ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जिससे भी हम ले रहे हैं उसको पे कर देता है। कल के डेट में हम डिफॉल्टर बनते हैं तो हम डिफॉल्टर बनेंगे बैंक के, ना कि अमेजोन के। तो यहाँ पे हमको ओनरशिप पूरी शुरू में ही क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। लेकिन हायर परचेज के केस में हमको ओनरशिप इमीडिएटली या शुरुआत में ट्रांसफर नहीं होती है। हायर परचेज में आपको जैसा कि मैं बताया कि इसमें एक टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया जाता है which hire purchaser called the hirer agrees to take the good on rent or instant rental। मतलब जो हायरर होता है, जो सामान को लेता है पोजीशन में यूज करने के लिए, उसको हायरर बोलते हैं। उसका वो पर्टिकुलर रेंटल पटा सकता है या कह सकते हैं ईएमआईज पटा सकता है, इस टाइप की चीजें पटाता है। ड्यूरिंग द पीरियड द बायर कैन नॉट सेल द गुड एसेट, द परचेसर प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। हाँ, तीसरा बात ये याद रखना कि अगर मैं किसी से कोई सामान लिया हूं हायर में, तो क्या मैं उसको, अब मैं मान लो किसी से मैं कार हायर कर लो, बोलते हैं ना कार हायर कर लो, तो हम लोग कार हायर करते हैं, उसकी प्रॉपर इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, लेकिन इसमें पोजीशन ऑफ गुड लास्ट में ओनर के पास चला जाता है। कार लीज पे ले लो कोई नहीं बोलता, कार हायर कर लो बोलते हैं। लेकिन क्या मैं कार हायर किया और उस कार को मैं बेच दूंगा? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, नहीं बेच सकता ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आप हायर्ड कार को किसी भी तरीके से सेल आउट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप उसको यूज कर सकते हैं टिल द लास्ट पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड। पे करो, आपका है, फिर आपको जो करना है आप करो। Ownership of asset is transferred on the payment of a lost installment. It helps by spreading huge cost and the asset over a longer period of time। एक बहुत महंगे चीज को अब छोटी छोटी EMIs देके अपने नाम कर लेंगे, तब कर पाएंगे सर मैडम जब आप उसका लॉस्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। टर्म यूज, सिंपल टर्म यूज होते हैं। एक हायर वेंडर जो हायर में अपना सामान बेच रहा होगा, हायर परचेसर जो सामान उससे पोजीशन के लिए पैसा देके इंस्टॉलमेंट में खरीद के ला रहा होगा, कैश प्राइस जो अमाउंट टोटल पे किया जाएगा, डाउन पेमेंट शुरू में जो 20 से 25% पैसा पे किया जाएगा, हायर परचेसेस इंस्टॉलमेंट जो मंथली EMI पे की जाएंगी, हायर परचेस प्राइस टोटल प्राइस जो आएगा उसको हायर परचेस प्राइस बोलेंगे। अब हायरर जो होगा जो सामान हायर करके लाएगा, मतलब आप सेम अखिल ने कंपनी से सामान लेके आया तो अखिल हायरर कहलाएगा और कंपनी क्या कहलाएगी, ओनर कहलाएगी। सिंपल टर्म है। अखिल रेंट पे लेके आ रहा है सामान को, इंस्टॉलमेंट पे लेके आ रहा है, EMI पे लेके आ रहा है, तो अखिल विल बी नोन एज अ हायरर और वो कंपनी क्या कहलाएगी, ओनर कहलाएगी। ठीक है। हाँ, फीचर क्या है हायर परचेज एग्रीमेंट के? सिंपल फीचर है। पहला पोजीशन इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है क्या? हाँ नहीं नहीं, लेकिन पोजीशन तुरंत हो जाती है ना। इंस्टॉलमेंट्स हम पे करते हैं, डाउन पेमेंट हम 20 से 25% पैसा शुरू में देते हैं। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। और रिपोजीशन का मतलब क्या है? मान लो मैं हायरर हूं, आप लोगों में से कोई भी मेरे ओनर है, उससे मैं सामान उधारी में लेके आया हूं, मैं EMI टाइमली प्रॉपर टाइम में पे कर रहा हूं। सडनली मैंने क्या किया, बीच में इंस्टॉलमेंट से EMI देनी बंद कर दी, तो उस केस में मैं क्या कहलाऊंगा, डिफॉल्टर कहलाऊंगा। तो आप ओनर हैं, आप वापस से रिपोजीशन ले सकते हैं अपने दिए हुए सामान का। ठीक है, तो इसको रिपोजीशन बोलते हैं। यानी कि आपने मेरे को कोई एक सामान दिया, मैं आपको वादा किया, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैं बोला कि मैं प्रॉपर आपको मैडम या सर मैं आपको EMI पटाऊंगा और मैंने डिफॉल्टर बन गया मैं, तो आप उसकी रिपोजीशन किसी भी टाइम मेरे से खींच सकते हैं, ले सकते हैं, ये आपका हक। तो उसको रिपोजीशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग लीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कल के डेट में हायर किए हुए सामान में कुछ खराबी आती है, कुछ परेशानी आती है, टूट फूट है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? हायर परचेजर। कंफर्म? यस सर। और बाकी कोई? और क्यों उठाएगा? सर क्योंकि पोजीशन उसके पास है और यूज कर रहा है उसको। अच्छा,
और बाकी लोग कंपनी उठाएगी। कंपनी क्यों उठाएगी? क्योंकि वो अभी कंपनी के आप लोग चैट में भी लिख लिया करें, जिसको अगर नहीं बन रहा है वो चैट में भी आंसर करें। एटलीस्ट सबका पार्टिसिपेशन चाहिए ना क्लास में। 5-10 लोग ही थोड़ी क्लास में कर रहे हैं, 80 लोग का क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग चैट में भी आंसर लिखा करें। ओनरशिप उसके पास है इसलिए। अच्छा, नहीं, इसमें सिंपल सा आंसर है जो भाई बोल रहा था अभी, जो उपभोक्ता है, क्योंकि एनी हाउ हायर परचेज के केस में ये मान के चला जाता है इट इज अ काइंड ऑफ EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, है ना। EMI में हम लोग जनरली इसमें सामान देते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि बाय डिफॉल्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगला बंदा या बंदी या जिस भी कंपनी ने ले रहा है या जो भी पार्टनरशिप फॉर्म ले रही है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म ले रही है, एनी हाउ पोजीशन तो अभी इनके पास है, ओनरशिप भी देर सवेर इनके पास जाने ही वाली है। सो यूज ये कर रहे हैं, उपभोग ये कर रहे हैं, इससे जो पैसा कमा रहे हैं उसका मान लो तुम मेरे से आए, कंपनी के तुम ओनर हो, तुम में से कोई भी एक, मैं तुमसे हायर परचेज में सामान लेके जा रहा हूं, है ना, मैं तुमसे हायर परचेज में सामान लेके जा रहा हूं, मैं उसको उपभोग कर रहा हूं, उससे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में सेल कर रहा हूं, और मार्केट में सेल करने के बाद मैं उससे रेवेन्यू कमा रहा हूं, इनकम कमा रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं, और मैं आपको बस क्या दे रहा हूं, EMI दे रहा हूं, सिर्फ EMI दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे उधारी सामान लेके आया हूं, जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा तुम मेरे को उसका ओनर नहीं बनाओगे। तो जो भी खर्चा पानी लगेगा, जो भी उपयोग मैं करूंगा, तो उसका मेरे को ही भुगतान भी करना पड़ेगा, जो भी नफा नुकसान होगा, सुधार वधार जो भी कुछ होगा, वो सब मेरे को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सो वो मेरे को ही वो सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, सो दैट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ हायर परचेज। लीज के केस में जनरली ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, काहे नहीं होता, अब लीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उसमें देखेंगे। क्या हायर परचेज में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि आगे मिक्स मत करना प्लीज, इसीलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूं। ओके, so let me start with the lease financing. Lease financing is one of the important source of medium to long term finance, where the owner of an asset give another person the right to use the asset against periodically payments. लीज फिनेंसिंग का मतलब जानते हो? जनरली लीज दो टाइप का होता है, एक मीडियम टर्म का होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म का। लीज शॉर्ट टर्म का जनरली आप लोग नहीं सुने होंगे, मैं भी नहीं सुना हूं, होता भी नहीं। हायर परचेज शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। पहला डिफरेंस अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लीज फाइनेंसिंग में कैसे होता है, आप में से कोई सिरगिट्टी तरफ रहता है क्या? नहीं रहता। सिरगिट्टी तरफ में क्या होता है, पट्टा में ना जमीन दिया है गवर्नमेंट, उसका लीज कितने कितने साल का पता है? 99 साल, 90 साल, 50 साल, 100 साल, 30 साल, 70 साल। वहां पे जहां यहाँ शहर के जितने सेठ मरवाड़ी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, उन लोग अपना अपना एक एक फैक्ट्री डाल के रखे हैं। जो भी कमाऊ लोग हैं या जिनको भी ये सब बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिन लोग कोई मिक्सचर बना रहा है, कोई नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड है वो कोल्ड ड्रिंक्स बना रही है, कोई राइस मिल डाल के रखा है, कोई सोप बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग डाल के रखे हैं। कोई दाल मिल है, राइस मिल है, सब ऐसे बहुत से भतेरे। सिरगिट्टी पूरा जोन ही इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, बिलासपुर का, रायपुर का वैसे सिलपहरी, वो क्या क्या है, तो यहाँ का सिरगिट्टी है। अब सिरगिट्टी में वो जमीनें इतनी महंगी होंगी, क्या उनका सामर्थ्य होगा लेने का? हाँ, बहुतों का होगा, बहुतों का नहीं होगा। लेकिन क्या उन जमीनों को उन्होंने लिया है? तो नहीं, उन्होंने सबको लिया है, लीज पे लिया हुआ है वो जमीन। लीज पे लेने का अर्थ ये है कि उन्होंने किसी ने, मान लो किसी पर्सन ने 50 साल का लीज पे कोई जमीन लिया, तो वो 50 साल तक
उस जमीन में रहेगा, उस जमीन का उपभोग करेगा, उस जमीन का रेंटल पटाएगा, ईएमआई पटाएगा। लीज में शुरुआत में पैसा देना पड़ता है या पीरियोडिक हर 5-5 साल में, ऐसे मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देते रहना पड़ता है ना। एक मुश्त एग्रीमेंट होता है, उसी समय लमसम पैसा देना पड़ता है। एग्रीमेंट और बहुत नॉमिनल होता है ना, हायर परचेज में प्राइस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लीज फाइनेंसिंग, क्योंकि लीज फाइनेंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जनरली, तो उसमें पैसे कम लगते हैं। उसका उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, उससे पैसा बनाएगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, लेकिन ये सिर्फ इसके पास पोजेशन का ही राइट्स होगा, कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। दिस वन इज अ मेजर डिफरेंस। एंड द सेकंड डिफरेंस इज लीज फाइनेंसिंग इज बेसिकली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और हायर परचेज कितने के लिए है? शॉर्टर, छोटे समय के लिए होता है जनरली। लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, याद रखना। सिरगिट्टी में जितनी लीज रिन्यू होते रहता है, 90 साल, फिर 90 साल, फिर 90 साल, उपभोग करते रहिए, उपयोग करते रहिए, लीज रिन्यू होते रहेगा। लेकिन लीज फाइनेंसिंग में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आप लोग को समझ आया मैं जो बोल रहा हूं वो? यस सर। यस सर। एक सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं, जैसे मान लो एक्सिस बैंक या कोई भी एक बैंक उठा लो, क्या बैंक हर साल अपना ब्रांच बदलते रहता है? बैंक मल्टीपल ब्रांच खोलता जरूर है। मैं मान लो राजकिशोर नगर का ब्रांच को बोलता हूं, एक्सिस बैंक सिपत रोड ब्रांच को, सरदार जी के प्रॉपर्टी में है वो, मैं पहले वही बैंक में था, सरदार जी के प्रॉपर्टी में है, 10 साल के लीज में था। ओनरशिप किसके पास है? सरदार जी के पास। लेकिन बैंक 10 साल से वहां पे है, तो क्या एकाधिकार हो गया बैंक का? नहीं। बैंक 10 साल से वहां था, 10 साल के बाद 10 साल के लिए उन बैंक के बीच में और सरदार जी के बीच में, यानी एक्सिस बैंक और सरदार जी के बीच में क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ कि दादा हम 10 साल तक यहाँ पे रहेंगे, आपको ईएमआई नहीं देंगे, रेंट देंगे, रेंट, और हर 3 साल में 15% आपका रेंट को बढ़ाएंगे। समझना, इससे तुम लोगों का लीज एकदम क्लियर हो जाएगा। सरदार जी जो वहां के मालिक हैं और एक्सिस बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम 10 साल का लीज करेंगे, आपको रेंट देंगे, और हर 3 साल में 15% जो जनरली मार्केट रेट बढ़ता है उसके हिसाब से आपके रेंट को बढ़ाएंगे। 1 लाख रुपए रेंट जाता था, 3 साल बाद कितना रेंट जाने लगेगा मंथली? 1,15,000 जाने लगेगा। बहुत बड़ा ब्रांच है। अभी लास्ट ईयर 2019 में 10 साल का लीज हम लोगों का खत्म हो गया था, मैं वहीं था उस टाइम पे उस बैंक में। 10 साल का लीज खत्म हो गया, वापस से नगर निगम के चक्कर काटे सरदार जी और हम लोग। सरदार जी नगर निगम नहीं, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, नोटरी वोटरी के पास जाके लीज को फिर से क्या कराया, अगले 10 साल के लिए क्या करा लिए? रिन्यू करा लिए। क्योंकि ब्रांच का अपना ब्रांड नेम है, अपनी लोकेलिटी है, अपना व्यवस्था है, अपने जगह में सेट है जहां लोग जान रहे हैं। क्या तुम लोग देखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हर महीने नए नए प्रीमाइसेस में, जैसे तुम लोगों का दुकान खुलता है समोसा चाट का या खाने पीने का दुकान खुलता है जो न्यू में, कभी यहाँ खुले रहता है, कभी अन्ना डोसा खुल के वहां हो जाता है, कभी फिर वहां हो जाता है। बैंक, बड़े संस्थान जैसे मौसा जी है, वो तो खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन खुद की नहीं भी रहती तो एक ही प्रीमाइसेस में सालों चलाते हैं ना, क्योंकि ग्राहकी बंदी रहती है। बार बार ऐसे शिफ्ट करेंगे तो कहां से चलेगा? तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लीज रेंटल में उनको बहुत मस्त मस्त प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसको उनको खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उसका पोजेशन लेके वो यूज जरूर कर सकते हैं। तो हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप कभी भी कदापि ट्रांसफर नहीं होती है। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना। लेसर और लेसी, इसमें 2 पार्टी होते हैं। जो ओनर होता है, जो सामान अपना दे रहा है, मान लो सरदार जी अपना इक्विपमेंट को या असेट को, असेट मतलब जमीन जायदाद को हमको दिए हैं, अपना प्रॉपर्टी को दिए हैं, जहां पे हम एक्सिस बैंक चला रहे थे। तो सरदार जी हमारे बन गए लेसर, और एक्सिस बैंक जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज करने के लिए लिया है वो बन गए लेसी। ठीक है, तो लेसर कौन हो गया? लीजिंग कंपनी, यानी कौन हो गया यहाँ पे? सरदार जी जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है वो हो गए लेसर, और जिनकी प्रॉपर्टी को हम उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम प्रॉफिट बना रहे हैं, वो बन गया लेसी। अब लीज 2 टाइप के पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होता है फिनेंशियल लीज
एक होता है ऑपरेशनल लीज। फाइनेंशियल लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेसर एंड लेसी वेयर लेसर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द असेट टू द लेसी फॉर द लीज रेंटल्स। समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिनेंशियल रिस्क में क्या होता है कि जो भी भाई आप कमाओ, चाहे जो भी आप नुकसान करो, चाहे जो भी आपको कल के डेट में खर्चा आए, रिपेयरिंग आए। हायर परचेस के केस में कौन बनवाता था रिपेयर का खर्चा? हायरर बनाता था, जो हायर में लिया है। सेम वैसी फाइनेंशियल रिस्क लीज है कि आप जो भी सामान बनवाओ, जो कुछ भी करो, आप इसमें टूटे। जनरली ये इक्विपमेंट के केस में होता है। इक्विपमेंट मशीन जब देते हैं ना लीज पे यूज करने के लिए, उसमें होता है कि आप मेरा ले जाओ लेथ मशीन को, आप उसको यूज करो, लीज पे ले जाओ 30 साल के। ओनरशिप तो आपको कदा भी ट्रांसफर होगी नहीं, आपने 30 साल बाद मेरा मशीन मेरे को वापस करना है। लेकिन इस 30 साल तक आप मेरे को पीरियोडिक पेमेंट करते रहो, जो भी नुकसान हो, आप इससे जो भी सामान बनाओ, जो भी कमाओ, मेरे को मेरा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलता रहना चाहिए। 30 साल बाद भैया मेरा लीज को या तो रिन्यू करा लेना या मेरे सामान को वापस कर देना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज इसमें दो पीरियड होते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। एक प्राइमरी पीरियड, एक सेकेंडरी पीरियड। इसमें इतना ही याद करो, प्राइमरी पीरियड में लीज का जो रेंटल होता है वो जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि शुरुआत में हम लीज लिए रहते हैं। सेकेंडरी पीरियड में जो लीज के रेंटल होते हैं वो धीरे से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आपको कम पैसा देना पड़ता है एज कंपेयर टू प्राइमरी पीरियड। तो ये होता है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज का फ्रेमवर्क सेम वही है। लेसी को जरूरत है मशीन की, वो लेसर के पास जाएगा, लेसर इक्विपमेंट अपना लेसी को दे देगा। मतलब मैं सरदार जी के पास गया, वो अखिल वाला एग्जांपल लेस में भी फिट करते कि अखिल गया, मशीन लिया, मशीन लेके उसको उपयोग किया, उसमें जो भी नफा नुकसान कल के डेट में कुछ भी होगा तो वो अखिल को भरना पड़ेगा। 30 साल जैसे ही हो जाएगा मशीन को यूज करते, तो वो तो चाहे तो अपना रिन्यू करा सकता है या फिर वापस लौटा सकता है। अखिल के पास सिर्फ पोजीशन रहेगा, कभी भी ओनरशिप नहीं आएगी। सिंपल। लेकिन यही अगर अपन ऑपरेटिंग लीज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज में सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके ट्रांसफर नहीं होते हैं। लीज नॉट कोई भी लीज जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, जिसमें किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। जनरली ये असेट के केस में होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के केस में होता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में जो टर्म इसमें यूज किया जाता है वो जो समय के लिए, अब जमीन का लाइफ कितना, जमीन तो लाखों साल चल सकता है, लेकिन जितने साल का भी रहे उससे हम लोग कम साल के लिए हम लोग इसको जनरली लीज करते हैं। इसमें जो भी मेंटेनेंस होगा, खर्चा होगा, रिपेयर होगा, वो लेसर को उठाना पड़ता है। मान लो सरदार जी हैं और हमारा एक्सिस बैंक है। सरदार जी ने हमारे एक्सिस बैंक को लीज पे दिया था। मान लो कुछ भी प्रॉपर्टी में खर्चा आता है, वो कौन सा लीज है? ऑपरेशनल रिस्क है। वहां कोई भी फाइनेंस इन्वॉल्व है क्या? नहीं। नो, ऐसा मत बोलना कि बैंक वहां काम कर रहा है। बैंक काम कर रहा है तो बैंक पैसा, वैसा नहीं है। जमीन जायदाद से रिलेटेड लीज को ऑपरेशनल रिस्क बोल में आता है। इक्विपमेंट, मशीन सब तुम्हारा फाइनेंशियल लीज में आता है। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड सरदार जी ने एक्सिस बैंक को दे दिया। अब एक्सिस बैंक में देते टाइम उन्होंने पूरी एक एक चीज करा के दी, जैसे कि मेरे को याद है वॉशरूम में नल फिटिंग करवाया, किचन में पूरा मॉड्यूलर किचन बनवाया था। बैंक के अंदर किचन होता है, पता होगा, वॉशरूम होता है। इसके अलावा पेंट्री में जहाँ खाना बैठ के खा रहे थे, जहाँ खाना बनता है, वो जगह एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन था। पीछे में तुम्हारा वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, अरे लाइट गोल होता है तो क्या बोलते हैं उसको, लगाते हैं इन्वर्टर। हाँ, सो इन्वर्टर लगा के पूरा दिया हुआ था। हाँ, तो इन्वर्टर लगा के दिया था ताकि लाइट गोल हो तो कल के डेट में ये उसको क्या कर ले, मतलब लाइट गोल ना हो, बैंक में ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं तो कंप्यूटर बंद ना। सारी फैसिलिटीज उन्होंने करके दी थी। सडनली मान लो कुछ ब्रेकडाउन होता है, या जैसे कि वॉशरूम का पाइप टूट गया पानी का,
तो पानी लीक करने लग गया बाहर पे, या नल खराब हो गई। सो जो भी कॉस्टिंग आती थी ना, वो बैंक नहीं बनवाता था। बैंक सिर्फ आपको, हम लोग सिर्फ रेंट पे करते थे, लेकिन उसके पोताई का खर्चा, मतलब तुम्हारा जो बैंक को पोतवाने का खर्चा, जो दीवारों को पोताई का खर्चा, दीवार के पूरे सैनिटरी का, सॉरी वॉशरूम के पूरे सैनिटरी का, आपके किचन के पूरे मॉड्यूलर किचन का, पाइप नल वल, और आपके इन्वर्टर का, ये सब का कॉस्ट सरदार जी बियर करते थे। वो इस प्रकार का लीज को हम लोग जनरली ऑपरेशनल लीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओनरशिप तो दोनों में ट्रांसफर नहीं हो रही है। लेकिन फाइनेंशियल लीज में देखो, हम उसके जमीन में सिर्फ ब्रांच डाले हैं, उसके जमीन को हम लोग मारा पीटी, लेकिन इक्विपमेंट में क्या होता है ना, इक्विपमेंट को 24 घंटा हम यूज कर रहे हैं, तो रिपेयर का कॉस्ट किसको उठाना पड़ता है? जो उपभोक्ता है उसको। लेकिन ऑपरेटिंग लीज के केस में ऐसा जनरली होता नहीं है। इसका भी फ्रेमवर्क वही है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, जो लेसर होता है, लेसी को एसेट देता है डिफरेंट टाइम के यूज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए में देता है। लेसी रहता है, वो उसका उपयोग करता है। कल के डेट में उसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो इसमें क्या होता है, जो लेसर रहता है, यानी कि इस केस में सरदार जी, वो आएंगे, इस सब चीज को बनवाएंगे। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज विद द लेसर। ऑब्सोलेंस मतलब पूरा खराब हो जाना। आपकी प्रॉपर्टी, मान लो भूकंप आ गई, और भूकंप आया और एक्सिस बैंक गिर गया वहां पे का, तो ये किसका लॉस है? तो ये सरदार जी का लॉस है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज विद द लेसर, हमेशा लेसर के पास रहेगा। अब फाइनल डिफरेंस क्या है दोनों में, लेसर और लेसी में? मतलब ये हायर परचेज और लीज फाइनेंसिंग में सिंपल पहला ओनरशिप। अब आप लोग मेरे को बताते जाओ, मैं पूछूंगा आप लोग से, ओनरशिप का बताओ। चलो अनम्यूट करो, आंसर बोलो। सबसे सुनूंगा ना, मैं नाम देख रहा हूँ एक एक का, मैं पूछ दूंगा नहीं तो नाम लेके। दो बोलो सर। जैसे अगर ओनरशिप मैं हूँ और अगर मैं कुछ भी मैं एक मिनट सॉरी, हायर परचेज का बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज कुमार। सूरज। हाँ सूरज भाई बोलो। सर जैसे हायर परचेज में अगर मैं कुछ ही सामान अगर फाइनेंस कराता हूँ, जैसे लिया हूँ, तो उस बीच में एग्रीमेंट हो रहता है, और मशीन में अगर कुछ दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो मैं अपना वो कंपनी, उसमें अगर इंश्योरेंस हुआ रहता है, तो कंपनी वो अपना वो करेंगे, जो भी खर्च होगा उसका कंपनी करेंगे। मगर ये सब तो अभी बोला ही नहीं भाई सूरज। कोई और बताओ। सर हायर ध्यान से परचेज, सुनना। सर हायर परचेज में ओनरशिप वो कंपनी के पास रहता है, और लीज में ओनरशिप अपना नहीं, हाँ सॉरी, हायर इसलिए परचेज बोल में रहा था, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। आराम नहीं से। सर, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ हायर परचेज में ओनरशिप इन फ्यूचर अपने पास आ जाता है, लेकिन लीज में नहीं आता है। आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। अच्छा, ये मानसी जैन कौन है? सर मैं। हाँ मैम, आप बताइए लीज क्या होता है? मैं नाम से सर, पूछूंगा एक एक को। हाँ ठीक है। सर लीज में जब अपन पोजीशन किसी को देते हैं, तो सिर्फ उसके पास पोजीशन ही, मतलब किसी को अपनी चीज यूज करने के लिए या फिर एसेट यूज करने के लिए देते हैं, तो उसके पास लास्ट तक, मतलब जब तक टाइम है, मतलब उसको टाइम मिला है, तब तक उसके पास एक पोजीशन रहता है, उसको कभी भी ओनरशिप नहीं मिलती है। और इन केस ऑफ हायर परचेज, जब वो इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट सब पे कर देता है, तो फिर उस मतलब सेकेंड पर्सन के पास ओनरशिप चली जाती है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश से। कैलाश, कैलाश सिंह राज, सीएमडी से। क्या भी अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? कैलाश सिंह, चलो अभिनव गुप्ता, अभिनय गुप्ता, तुम लोग खाली लॉगिन करते हो क्या यार?
सर यस सर। अभिनय गुप्ता कि जी कैलाश? सर, अभिनय गुप्ता सर। हाँ अभिनय भाई एक बात बताओ, लीज और हायर जी परचेस सर। पे इन लोग थोड़ा थोड़ा बता दिए, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारी कोई कंपनी है, ठीक है, यस तुम सर। मान लो यस सर। मेरे को बेचते हो प्लास्टिक बनाने की कोई मशीन बेचते हो, प्लास्टिक के मैं बनाता हूँ ये सब क्या बोलते हैं, सोप वोप रखने का खड्डा वड्डा क्या बोलते हैं ना, वो बनाता हूँ, सोप बार रखने का, ठीक है। यस सर। तुम मेरे को ऐसा कोई मशीन दिए कि जिससे मैं प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन दे दिए, मैं मोल्ड करके वो सब डिजाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे यस ओनर कौन होगा और हायरर कौन होगा हायर परचेस के केस में? सर, अगर मैं दे रहा हूँ आपको मशीन तो ओनर मैं हूँगा हाँ और ठीक, गुड, चलो म्यूट कर लो। तुषार यादव? यस सर। जी सर। हाँ तुषार, मेरे को एक बात बताओ भाई, ये हायर परचेस एक्ट कब आया था? हायर परचेज एक्ट 1972 में सर। वेरी गुड। सृष्टि साहू? सृष्टि साहू नहीं है? अच्छा चलो, मानसी जैन? यस सर। आपसे तो नहीं पूछा हूं ना कुछ? पूछ लिए सर सबसे पहले पूछ मेरे लिए? से। अच्छा चलो, दीपा पानी? यस सर। हाँ मैडम, आप एक चीज बताइए मेरे को कि यस सर। मान लो हम लोग लीज फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, लीज यस फाइनेंसिंग में सर। लेसर कौन होता है और लेसी कौन होता है? आराम से टाइम है हम लोग के पास आज। मान लो, ठीक है, यस सरदार जी वाला एग्जांपल लेते हैं, उनका हम जमीन लिए, यस सरदार जी का, तो सरदार जी क्या होंगे और एक्सिस बैंक क्या होगा? सरदार जी का जमीन हम लोग लीज किए हैं, है ना, एक्सिस बैंक ने लीज पे लिया, मैं एक्सिस बैंक में काम करता हूं, हम लोगों ने उनका जमीन लिया है मान लो, तो सरदार जी क्या होंगे और हम लोग क्या होंगे? सरदार जी लेजर होंगे और लेसिस बैंक होगा। गुड, चलो म्यूट कर लो आप। यस सर। अखिल, हाँ इस नाम भी ले रहा था मैं, अखिल केसकर? जी सर। हेलो। तो हाँ भाई हाँ, अब मेरे को आप एक बात बताओ अखिल, सपोज यस सर। मेरे को 90 साल के लिए कोई चीज चाहिए जिसका मैं पोजीशन रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे को ओनरशिप भी मिल जाए, लेकिन लीज में मेरे को वो चीज लेना है, क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए हायर परचेस हायर परचेस लोग करना पड़ेगा, उपयोग करेंगे सर। लीज पे पॉसिबल नहीं है क्या? यस सर। लीज पे पॉसिबल है कि नहीं है? लीज पे ओनरशिप नहीं मिलता सर, लॉन्ग टाइम के लिए वो हाँ जो भी प्रॉपर्टी ओके वो मिलता है। गुड। यस। एक सोनल शुक्ला कोई है मैडम? यस सर। तो मैडम आप ये बताएं कि जो लीज एग्रीमेंट होता है और हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, इसमें कौन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरली यूज होता है और कौन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है? सर एक बार रिपीट करिए। जो लीज परचेज होता है मैम, सॉरी लीज फाइनेंस होता है, और जो हायर परचेज होता है, इसमें से कौन सा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और कौन सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है? सर लीज फाइनेंस हायर पीरियड के लिए और हायर परचेज शॉर्टर पीरियड के लिए। अच्छा चलो ठीक। रोमी सिंह परिहार भाई? रोमी सिंह परिहार?
क्या नहीं हो गया रोमी? चलो आयुष, आयुष सीएमडी से, आयुष मटोलिया, माटोलिया आई थिंक। इसका वॉइस कनेक्टेड नहीं है, आई थिंक ये नहीं बोल पाएगा कुछ, इसका वॉइस कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क इशू है इसका। समीर सोनी, क्या समीर नाम है? समीर राजपूत। समीर तुम कनेक्टेड हो? तुम लोग कनेक्टेड हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे बस क्लास बस बैठने आते हो क्या, अटेंडेंस देने के लिए यहाँ पे? देख लो भाई, मैं नाम नोट कर रहा हूँ ना, एग्जाम भी तुम ही लोग को देना है। रमेश श्रीवास, जी सर। हाँ रमेश भाई एक बात बताओ, जी सर। हम लोग किस में इंस्टॉलमेंट में शुरू में पेमेंट, डाउन पेमेंट करना पड़ता है? लीज फाइनेंस में कि हायर परचेस में? हायर परचेस में सर। और कितना करना पड़ता है लगभग? लगभग 25,000 सर। 25,000 सर बाद में अगर हम बाइक लेते हैं, बाइक परचेस करते हैं तो उसमें 25,000 देना पड़ता है। नहीं मेरे भाई, तू अब क्या बोलूं। ठीक, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो भाई। जी सर। भीम कुमार। जी सर। ये बात सही बोला कि हायर परचेस में देना पड़ता है रमेश, बट कितना देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सर जितने का ले रहे हैं उसका 25 से 30% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। हाँ ऐसा है ना रमेश, 25,000 नहीं देना पड़ता, 20 से 25% देना पड़ता है। तुम 50 लाख का सामान लोगे, 25,000 दोगे तो नहीं बनेगा, उसका 20% नहीं आएगा वो। ठीक है, तो 20 से 25% देना पड़ता है। 25,000 बाइक लिए होगे शायद तुम, इसलिए तुमको याद होगा वो, तो हमेशा 25,000 नहीं देना है। ठीक है, 20 से 25% देना है। चलो सो सृजन, आई थिंक समीर ने तुमको आंसर चैट किया है क्या? मैं देख रहा हूँ एक बार। नेट का इशू है तो उसने आंसर चैट किया, बोला सर को। हाँ समीर, मैं देख लेता हूँ एक बार ना भाई, लाइन पे रहना। अरे क्लास वास का आप लोग करना है, सीखने के लिए तो यहाँ पे इंटरेक्टिव होना चाहिए ना भाई। हम आप लोग को जवाब भी नहीं दे रहे हैं, अगर सपोज नेट का इशू है तो चैट में आंसर कर दीजिए। अगर कि देखिए किसी का फेस तो नहीं दिख रहा है, कोई पर्सनली नहीं जानता, सब अलग अलग कॉलेज से हैं, तो आज जितना आता है उतना जवाब दीजिए। कौन सा इसमें सही गलत थोड़ी हम यहाँ पे करने बैठे हैं आप लोगों को। समीर तुम सही आंसर दियो, वेरी गुड, मैं देख लिया हूँ तुम्हारा। ठीक है, अंजुम अंसारी जी। यस सर। हाँ कैश पेमेंट किसको बोलते हैं? अच्छा छोड़ो ये, एक चीज बताओ, कैश पेमेंट डाउन पेमेंट को बोलते हैं। नहीं मैम, कैश पेमेंट डाउन पेमेंट को नहीं बोलते, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट को बोलते हैं। जब 20 से 25% हम पे करते हैं ना, तो उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, और कैश पेमेंट बोलते हैं जब हम कैश में टोटल अमाउंट पे करते हैं, सो दैट इज नोन एज अ कैश पेमेंट। ठीक है, ओके सर। अच्छा ओके, नो इशू। ओम प्रकाश। यस सर। ओम प्रकाश, मेरे को एक बात बताना भाई, ये जो Yes, अपन ये करते हैं क्या बोलते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हायर Yes, sir. परचेज में किसके ऊपर रहता है? मशीन पर सर। नहीं, मशीन पे रहता है, हायरर के ऊपर रहता है कि ओनर? खर्चा कौन उठाता है? ऑनर। ओनर उठाता है। ठीक है, Yes, म्यूट sir. कर लो आप। यस सर। पूनम। यस सर। कौन उठाता है खर्चा हायर परचेज के केस में? ओम प्रकाश बोल रहा है ओनर उठाता है। यस सर, ओनर।
आप भी म्यूट कर लो मैडम फटाक से। नीरज अग्रवाल। यस सर। भाई कौन उठाता है हायर परचेज में रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा? सर हायर परचेज में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हायर उठाता है, और लीज वाले में सर जो लेजर होता है वो उठाता है। लेजर होता है वो उठाता है। गुड गुड, ये सही है ना पूनम एंड ओम प्रकाश? ये वाला आंसर सही है ना? हायरर उठाता है क्योंकि हायरर यूज कर रहा है। ठीक है, यस सर। एक आध और पूछ। चलो श्रद्धा साहू। अच्छा, ब्यूटी कुमारी। यस सर। हाँ मैडम, तो आप ये बताओ, लीज फाइनेंसिंग में मैं दो टाइप का लीज बताया। एक बताया मैं आपको फाइनेंशियल लीज और एक बताया मैं आपको ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीज में किसको जनरली कंसीडर करते हैं और फाइनेंशियल लीज में किसको जनरली कंसीडर करते हैं? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मैंने आपको दो टाइप का लीज। हाँ हाँ मैडम, अब आ रहा है? यस सर अब आ रहा है। अच्छा, अब आ गया ना? ठीक, तो ये बताओ कि मैंने दो टाइप का लीज बताया, एक बताया फाइनेंशियल लीज, एक बताया ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, सो फाइनेंशियल लीज में किसको जनरली किस टाइप के इक्विपमेंट को कंसीडर करते हैं, और मतलब किन को कंसीडर करते हैं, और ऑपरेटिंग लीज में किसको कंसीडर करते हैं? सर वॉइस ना अटक अटक के आ रही है तो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। आप म्यूट कर लो। सर एक बार रिपीट करिए। मैं आपसे पूछता हूँ मैम, थोड़े देर में पूछता हूँ। गरिमा सिंह। गरिमा सिंह। यस सर। यस सर। ये बताइए, फाइनेंशियल लीज में और ऑपरेटिंग लीज में जनरली किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को कंसीडर, फाइनेंशियल लीज में किनको कंसीडर किया जाएगा, ऑपरेटिंग लीज में किनको कंसीडर किया जाएगा? सर ऑपरेटिंग लीज में बैंक्स रहते हैं जैसे कि आपने बताया एग्जांपल में, एंड सर फाइनेंशियल लीज का सर मैं सुन नहीं पाई थी, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। अच्छा चलो ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। माधुरी दीवान। आप बताओगे मैडम? सर मैं अभी कुछ काम हो गया था। ठीक, कोई बात नहीं। सिमरन कौर। नहीं हो गया मैम? मैं आपको म्यूट और वीडियो ऑफ कर करके पता नहीं घूमने चले गए लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो। तो मैं बता दे रहा हूं, फाइनेंशियल लीज में जनरली हम लोग उनको फाइनेंशियल लीज में हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं इक्विपमेंट्स को, है ना? बैंक को कंसीडर नहीं करते, बोलना कभी, एसेट को कंसीडर करते हैं, जमीन प्रॉपर्टी, है ना, इन सबको ऑपरेटिंग लीज में कंसीडर करते हैं। और फाइनेंशियल लीज में इक्विपमेंट जिसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देना है। हाँ, इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जनरली किसको उठाना पड़ता है? लेसी को उठाना पड़ता है क्योंकि वो यूज कर रहा है। और ऑपरेटिंग लीज में जनरली खर्चा उठाना पड़ता है लेसर को। ठीक है, ये होता है। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है हायर परचेज और लीज में, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखो, ओनरशिप पढ़ लिए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बुक ऑफ लेजर, मतलब डेप्रिसिएशन का कोई मेरे को मतलब बताएगा क्या कॉमर्स वाले? डेप्रिसिएशन मतलब हरास लगाना होता है सर। क्या लगाना? हरास। सर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू टाइम पीरियड। हाँ, मतलब वक्त के साथ जब किसी कार लिए हो, आज 7 लाख का लिए हो, 1 साल बाद कार की कीमत क्या 7 लाख रहेगी? नहीं, 5 लाख हो जाएगी। फिर 2 साल बाद कितनी रहेगी? 4.5 लाख। तो वक्त के साथ वैल्यू, जैसे मैडम बोली, वक्त के साथ वैल्यू गिरना किसी भी चीज का, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं।
तो वैसे ही लीज फाइनेंसिंग में जो लेसर के पास मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी तो कौन है, ओनरशिप तो हमेशा लेसर के पास है ना, तो लेसर की ही जाएगी, इसमें हायर परचेसर की जाएगी। ड्यूरेशन बता दिया हूं, टैक्स इंपैक्ट पता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पता है, एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस। लीज फाइनेंसिंग कैन बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट फाइनेंसिंग, क्योंकि इसमें अपने को लंबे समय के लिए कंप्लीट फाइनेंसिंग मिलती है। लेकिन हायर परचेज में क्या हमको कंप्लीट फाइनेंसिंग मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देते रहते हैं, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और इसमें लास्ट में हमारा पूरा पेमेंट कर देने के बाद ओनरशिप खुद ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन लीड्स फाइनेंसिंग में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें हम लोग 20 से 25% डाउन पेमेंट करते हैं, लोन की तरह पटाते रहते हैं और लास्ट में प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है।